Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 5th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about recurrent problem of flood and erosion in Assam. And this topic is important from our syllabus paper 6, natural disaster in Assam point of view. So this article is on the basis of interview of Mr. Gautam Sarma. He is a geologist and he is also former executive director of Oil India Limited. So इस आर्टिकल में गौतम शर्मा जी से जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा गया वो था दैट व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ पेरिनियल फ्लड प्रॉब्लम इन असम। आखिर क्या कारण है कि हर साल असम के अंदर फ्लड आता है और वो इतना डिवास्टेटिंग होता है। इस साल भी आप सबको पता है कि अभी असम के अंदर मेजर फ्लड इशू चल रहा है वेयर मोर देन 40 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ सो फार। तो जो उन्होंने कारण बताए हैं एज इट इज़ आप ये पॉइंट्स अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं। तो एक बार ज़रा पॉइंट फॉर्म में देखते हैं जो फैक्टर्स उन्होंने बताए हैं बिहाइंड रिकरेंट फ्लड प्रॉब्लम इन असम। सबसे पहला कारण है हाई वाटर यील्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। आप सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र इज़ अ लार्ज रिवर, इनफैक्ट इट इज़ थर्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इन टर्म्स ऑफ एनुअल डिस्चार्ज। अकेले ब्रह्मपुत्र नहीं, but as you know that Ganga and Brahmaputra together forms a delta. So this Ganga Brahmaputra delta is third largest river of the world as far as water discharge is concerned. जितना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो करता है उसके हिसाब से ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। फर्स्ट ऑफ कोर्स इज अमेजन रिवर एंड सेकेंड वन इज कॉन्गो रिवर। तो इतना ज़्यादा जब वाटर डिस्चार्ज होगा ब्रह्मपुत्र के अंदर तो नेचुरली समटाइम्स दिस वाटर विल गेट फ्लडेड ऑल्सो स्पेशली इन द टाइम ऑफ मानसून एंड दैट विल कॉज द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड इन असम प्लेन एरिया ब्रह्मपुत्र वैली रीजन। जो दूसरा कारण है रिकरेंट फ्लड का दैट इज़ द टोपोग्राफी ऑफ असम दैट इज़ नोन एज फनल शेप टोपोग्राफी। तो इसको ज़रा देखेंगे कि आखिर ये फनल शेप टोपोग्राफी से होता क्या है और उस कारण से क्यों असम के अंदर बार बार फ्लड आते रहते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड में। उसके अलावा लिमिटेड विड्थ ऑफ वैली ऑफ असम लीड्स टू कंजेशन एंड द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन। तो इन तीनों फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे विथ हेल्प ऑफ फिगर्स। तो डायग्राम्स, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी के हर एक आंसर में आपको डायग्राम्स ज़रूर बनाने चाहिए। तो जब ये तीन फैक्टर्स आप एक्सप्लेन करेंगे तो उनको आप ज़रूर सब्सटेंशिएट करेंगे विथ हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहला डायग्राम समझते हैं रिगार्डिंग फनल शेप्ड टोपोग्राफी। तो देखो असम की जो टोपोग्राफी है मतलब जो जियो फिजिकल स्ट्रक्चर है, लैंड का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, दैट इज़ लाइक दिस। नॉर्दर्न साइड में वी हैव हिमालय माउंटेन रीजन्स एंड सदर्न साइड में वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एज वेल एज मेघालय प्लेटू। तो इस कारण से होता क्या है कि इस तरह की फनल शेप स्ट्रक्चर बनी हुई है, फनल शेप्ड टोपोग्राफी। ये पूर्वांचल हिल्स और यहाँ नॉर्थ में हिमालय, उनके कारण एक फनल शेप टोपोग्राफी बनी है। और इस फनल शेप टोपोग्राफी या जियो फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण जो मॉनसून की विंड्स होती हैं दे गेट ट्रैप्ड इन दिस रीजन, वो आकर के यहाँ फंस जाती हैं मॉनसूनल विंड्स। एंड दीज मॉनसूनल विंड्स एज यू ऑल नो कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, इनके अंदर काफ़ी मॉइस्चर होता है एंड व्हेन दे गेट ट्रैप्ड इन दिस रीजन दे कॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और इस कारण से असम वैली के अंदर मॉनसूनल सीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, खासकर अपर असम रीजन में, क्योंकि ये जो मॉनसूनल विंड्स हैं दे गेट ट्रैप्ड एंड व्हेन दे मूव इन द अपर असम रीजन दे कॉज ह्यूज रेनफॉल। और जब ह्यूज बारिश होगी, ह्यूज रेनफॉल होगा तो नेचुरली जो ब्रह्मपुत्र का पानी है इट विल गेट फ्लडेड एंड इट लीड्स टू फ्लड इन ओवरऑल असम वैली।
तो दूसरा कारण है दैट इज़ लिमिटेड विड्थ ऑफ असम वैली। तो ये लिमिटेड विड्थ क्यों है वो भी ज़रा समझते हैं। देखो, एक साइड में हिमालय रीजन्स है, माउंटेन रीजन्स, और दूसरे साइड में वी हैव शिलोंग प्लेटू एंड हियर वी हैव पूर्वांचल हिल्स। तो उस कारण से होता क्या है, द विड्थ ऑफ असम वैली, ये असम प्लेन इज़ वेरी लिमिटेड, काफ़ी नैरो है। और ब्रह्मपुत्र यू नो इट ट्रेसेस दिस पाथ। तो जब मॉनसूनल रेनफॉल होता है और जब ब्रह्मपुत्र का पानी फ्लडेड हो जाता है एंड इट मूव्स अक्रॉस द बैंक, तो उस टाइम में बिकॉज ऑफ द लिमिटेड विड्थ ऑफ असम वैली यहाँ पे फ्लड आ जाता है अक्सर। So since the valley is and its width is quite limited, जब ब्रह्मपुत्र का पानी ओवरफ्लो करता है तो it leads to flood in Assam plain region, in lower Assam region. So as I told you, because of narrow width of Brahmaputra valley there is problem of flood. वही नदन प्लेन की अगर बात की जाए, जहाँ से गंगा नदी गुजरती है इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, वो जो प्लेन एरिया है उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, और इस कारण से जब गंगा के अंदर फ्लड आता है देन द वाटर गेट्स स्प्रेड, और इस कारण से वहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लड का प्रॉब्लम नहीं है जितना फ्लड का प्रॉब्लम है इन असम वैली। उसके अलावा द मेजर फैक्टर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन। तो सिल्टेशन के प्रॉब्लम को ज़रा समझते हैं। देखो, आप सबको पता है कि ब्रह्मपुत्र ट्रेसेस दिस पाथ, वो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, इनफैक्ट इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बत रीजन एंड देन तिब्बत से होते हुए फिर इट मूव्स इनटू अरुणाचल प्रदेश, और फिर वहाँ से वो अपर असम रीजन से होते हुए फिर लोअर असम में होते हुए इट इंटर्स इनटू बांग्लादेश। तो जब ये अरुणाचल प्रदेश एरिया में इंटर करती है इन द हिमालयन रीजन, इन दैट रीजन इट इज़ नोन एज अपर ब्रह्मपुत्र, और इस एरिया में इट मूव्स डाउन द स्लोप, चूँकि ये हिमालय माउंटेन रीजन है और यहाँ पे ये स्लोप से नीचे उतरती है, इट इज़ हिली रीजन एंड इट मूव्स डाउन द स्लोप। तो जब स्लोप से ये नीचे उतरती है इन दिस हिली रीजन, इस कारण से इसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है, इट मूव्स एट ए वेरी फास्ट पेस, एंड बिकॉज ऑफ फास्ट और हाई स्पीड ये आसपास के माउंटेन्स को इरोड करते रहती है, काफ़ी ज़्यादा इरोड करते रहती है आसपास के माउंटेन को, और इरोड करके काफ़ी ज़्यादा सिल्ट या सैंड अपने साथ कैरी करती है। Since the speed is high because of slope, that high speed leads to huge erosion, and because of that erosion a large amount of silt is carried by this Brahmaputra river in upper Brahmaputra region. लेकिन जब ये एक बार यहाँ प्लेन पे उतर जाती है from सदिया region, when it enters into the plain, उसके बाद प्लेन में नेचुरली इसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि देयर इज़ नो लॉन्गर स्लोप, और जब स्पीड कम हो जाती है प्लेन एरिया में तो लोअर ब्रह्मपुत्र में आते आते जब इसकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट जीरो स्लोप लो स्पीड, तो जो ये सिल्ट इस एरिया से लेकर के आ रहा होता है, जो भी सिल्ट इस एरिया में इसने कैरी किया है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इरोजन, वो सिल्ट यहाँ आकर के वो अपने रिवर बेड पे डिपॉजिट करना शुरू कर देती है, और जब रिवर बेड पे वो अपने सिल्ट को डिपॉजिट करना शुरू कर देती है तो नेचुरली जो डेप्थ है रिवर का वो काफ़ी कम हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द रिवर स्टार्ट्स फ्लडिंग, वो आसपास के अपने बैंक से वो ओवरफ्लो करने लगती है, एंड इट स्टार्ट्स स्पिलिंग वाटर। इसी चीज़ को इसके साइड व्यू से समझते हैं। देखो, ये लोअर ब्रह्मपुत्र रीजन आप मान लो, उसको हमने यहाँ डिपिक्ट करने की कोशिश की है। तो लोअर ब्रह्मपुत्र रीजन में इस एरिया में एक्सेसिव सिल्ट डिपॉजिट होने लगता है। इस तरह के सिल्ट ब्रह्मपुत्र का रिवर का पानी इस तरह से सिल्ट यहाँ पे इकट्ठा करने लगता है, डिपॉजिट करने लगता है, वो सिल्ट जो उसने कलेक्ट किया है बाय इरोजन इन अपर ब्रह्मपुत्र रीजन बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड हाई स्पीड। तो जब यहाँ पे ये सिल्ट डिपॉजिट होने लगेंगे तो नेचुरली इसके कारण होगा क्या, द डेप्थ ऑफ द रिवर विल गेट नैरो बिकॉज द रिवर बेड इज हैविंग मोर एंड मोर सिल्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस नैरो डेप्थ, बिकॉज ऑफ दिस मोर सिल्ट, it will lead to flooding of the water in the nearby river bank। तो पानी धीरे धीरे जब ये डेप्थ कम हो जाएगा इस रिवर का बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ऑन द रिवर बेड, दैट विल लीड टू फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द सराउंडिंग रिवर बैंक रीजन, और इस कारण से फ्रीक्वेंट फ्लड आता रहता है क्योंकि ये जो लोअर ब्रह्मपुत्र रीजन है उसके अंदर सिल्ट डिपॉजिट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस तरह के सैंड इस ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट हो चुके हैं। तो द सिल्टेशन प्रॉब्लम
इज़ द मेजर प्रॉब्लम एंड इट कैन बी डन अवे। इसकी एक खासियत ये है कि बाकी जो 3 प्रॉब्लम्स थे, एक तो ह्यूज वॉल्यूम डिस्चार्ज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, दूसरा फनल शेप टोपोग्राफी और तीसरा लिमिटेड या नैरो विड्थ ऑफ असम वैली, ये तीनों फैक्टर्स के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो चौथा कारण है सिल्टेशन, दैट कैन बी अवॉइडेड एंड दैट कैन बी अवॉइडेड बाय रेगुलर ड्रेजिंग। ड्रेजिंग मतलब होता है क्लीनिंग द बेड। तो रिवर के बेड को क्लीन करना, वहाँ से सिल्ट को लगातार हटाना इज़ नोन एज ड्रेजिंग। और अगर हम फ्रीक्वेंट हर कुछ एक टाइम पे 2 साल या 3 साल पे अगर हम ड्रेजिंग करें, यानी कि रिवर के बेड से अगर हम सिल्ट को हटाएं, तो वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ मेजर फ्लड्स इन असम। Otherwise, floods will keep on coming in Assam every year and the problem of flood will rise with time. अगर हमने dredging नहीं किया तो धीरे धीरे और भी ज़्यादा silt deposit होंगे and over a period of time there will be more and more devastating flood. In fact, Government of India had made a plan to dredge Brahmaputra river from Sadia to Chittagong, लेकिन ये प्लान कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। देखो ड्रेजिंग क्या होता है वो भी मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ। ड्रेजिंग में इस तरह का एक इक्विपमेंट होता है जो रिवर बेड से इस तरह के मड, वेड या रबिश या जो भी सिल्ट है उसको रिमूव करके बैंक में सेपरेट कर देता है। इस कारण से जो रिवर का बेड है वो क्लीन हो जाता है, वहाँ के सिल्ट रिमूव हो जाते हैं और रिवर की डेप्थ बढ़ जाती है। एंड वंस द डेप्थ ऑफ द रिवर इज इंक्रीज, द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड कैन बी अवॉइडेड। उसके अलावा जो दूसरा मेजर डिजास्टर प्रॉब्लम हम फेस करते हैं असम के अंदर, दैट इज़ of erosion. तो high speed water of Brahmaputra river leads to erosion of the land, that leads to loss of the land in coastal areas. If we see the data, then we will find that about 7% land in the state's 17 riverine districts have been lost because of river erosion over past 50 years. तो ये डेटा आप as it is अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं while writing an introduction on a question of erosion in Assam Valley. Another data is also there. According to a data, Brahmaputra erodes about 80 square kilometer area from Assam every year. तो हर साल लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया तो ब्रह्मपुत्रा के कारण असम स्टेट का लॉस हो जाता है। और अगर मजूली की खासकर बात की जाए, मजूली जो इम्पॉर्टेंट केस स्टडी, अगर इरोजन पे सवाल आए तो आप एक सेपरेट इस तरह का बॉक्स बना करके केस स्टडी रिगार्डिंग इरोजन ऑफ मजूली आइलैंड लिख सकते हैं, क्योंकि मजूली के अंदर काफ़ी प्रीडोमिनेंट तरीके से इरोजन का प्रॉब्लम हो रहा है। मजूली आइलैंड इज स्लोली गेटिंग इरोडेड बाय 3 रिवर स्ट्रीम्स ऑन 3 साइड्स। आप सबको पता है कि मजूली के इट्स अ रिवराइन आइलैंड और इसके 3 साइड में 3 रिवर स्ट्रीम हैं। ऑफ कोर्स नॉर्थ साइड से ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, तो ब्रह्मपुत्रा की एक स्ट्रीम जिसको हम कहते हैं खरकुटिया, वो यहाँ पे आकर के सेपरेट हो जाती है। ब्रह्मपुत्रा की एक स्ट्रीम खरकुटिया और ऊपर से सुबनसिरी रिवर आकर के मिलती है। तो एक तरफ सुबनसिरी, दूसरे तरफ खरकुटिया और नीचे ब्रह्मपुत्रा, उनके बीच में है मजूली आइलैंड। इट्स ए रिवराइन आइलैंड। और ओरिजिनली जब 1890 का डेटा देखा जाए तो मजूली आइलैंड का साइज़ हुआ करता था 1250 स्क्वायर किलोमीटर एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अब ये घट करके 515 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है बिकॉज ऑफ कॉन्टीन्यूअस इरोजन। और अगर इसी तरीके से इरोजन चलता रहा तो सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट मजूली विल गेट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड बाय 2040। तो हमें इस इरोजन के प्रॉब्लम को भी रोकना होगा। तो इरोजन के प्रॉब्लम को रोकने के लिए भी क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास वो भी ज़रा देखते हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन है अगेन ड्रेजिंग। अगर हम ड्रेजिंग करेंगे मतलब रिवर बेड को क्लीन करते रहेंगे तो नेचुरली जो रिवर की डेप्थ बढ़ जाएगी। अगर रिवर की डेप्थ बढ़ जाएगी तो फिर उसकी स्पीड बहुत हद तक कम हो सकती है, फ्लडिंग का प्रॉब्लम कम हो सकता है और फ्लडिंग का प्रॉब्लम कम होगा देन इरोजन टू सम एक्सटेंट कैन बी ब्रॉट डाउन। जो दूसरा सॉल्यूशन है दैट इज़ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड बैम्बूज अलोंग द रिवर बैंक। जिस तरह से यहाँ इस इमेज में हमने दिखाया, अगर रिवर बैंक पे हम बहुत ज़्यादा नेचुरल ट्रीज़ या बैम्बूज को अगर प्लांट करें देन वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ इरोजन बाई रिवर्स। थर्ड, we can build solid structures along the river with help of RCC, reinforced concrete cement जिसको बोलते हैं, या स्टील का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, डैम्पनर यूज कर सकते हैं, कोल टार होता है ना जिससे रोड्स बनते हैं, उस तरह का मटेरियल यूज करके हम रिवर का जो बैंक एरिया है उसको सॉलिड बना सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग इरोजन को कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको एक डेटा यहाँ इसी आर्टिकल में बताया गया कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट का इस्तेमाल कर करके मजूली आइलैंड में बहुत हद तक इरोजन को हाल फिलहाल में अवॉइड किया जा रहा है।
The next article is taken from international segment. It is about attack on Natanz site in Iran, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially from West Asia region. उसके अलावा this topic is also important for political science optional students. Since इस आर्टिकल में साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की बात की गई है, so you can use this as an example of modern threat on national security, खासकर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर में. तो ज़रा सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, रिसेंटली देयर हैज़ बिन 2 ब्लास्ट एट नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान. तो यहाँ पे देखो, नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है ईरान का, जो ईरान के पश्चिम प्रोविंस में पड़ता है. तो ये नाम भी आप याद रखेंगे, नटांज न्यूक्लियर प्रोविंस, नटांज न्यूक्लियर साइट ऑफ ईरान. उसके अलावा बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है ईरान के, एक बार वो भी देख लेते हैं. यहाँ पे देखो बुशहर है, और बुशहर से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी एक सवाल पूछा जा चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग ईरान्स न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नियर द कोस्ट ऑफ पर्सियन गल्फ? आंसर इज बुशहर. तो आपको पता है कि ईरान न्यूक्लियर डील कई सालों से और हाल फिलहाल में भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और इस कारण से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो नटांज न्यूक्लियर साइट, बुशहर न्यूक्लियर साइट, अराक न्यूक्लियर साइट, तेहरान न्यूक्लियर साइट एंड फोर्डो न्यूक्लियर साइट, ये 5 न्यूक्लियर साइट आप याद रखेंगे. और उसमें से जो करंट न्यूज़ ये है कि नटांज न्यूक्लियर साइट में 2 हाल फिलहाल में एक्सप्लोजन हुए हैं. वन एक्सप्लोजन हैपेंड एट यूरेनियम इनरिचमेंट एरिया, वाइल अनदर एक्सप्लोजन हैपेंड एट मिसाइल प्रोडक्शन रीजन ऑफ दिस नटांज फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट. एंड अकॉर्डिंग टू अल जरीदा विच इज़ अ कुवैती न्यूज़पेपर, ये जो एक्सप्लोजन हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, दैट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ इज़राइल अटैक ऑन नटांज न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ ईरान. तो इज़राइल ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, और इस कारण से इस नटांज फ्यूल प्लांट में आग लगी थी, ब्लास्ट हुआ था. तो ज़रा सबसे पहले समझते हैं कि हाउ इज़राइल अटैक्ड ईरान, इज़राइल ने किस तरह से अटैक किया. तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़पेपर अल जरीदी, ऑन 26 जून इजरायली F-35 stealth fighter jets, they bombed a site located in the Natanz nuclear site. तो ये है नटांज न्यूक्लियर साइट, और इजराइल की F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ने यहाँ पे अटैक किया, और जिस कारण से इस नटांज न्यूक्लियर साइट पे ब्लास्ट हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था. अब जरा समझते हैं कि आखिर वाई इज़राइल अटैक्ड ईरान, आखिर इज़राइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया ही क्यों, उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया ही क्यों. इसको हमें समझने के लिए पहले इज़राइल के कंडीशन समझनी होगी, वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी की कंडीशन समझनी होगी. तो एक बात आप सबको पता होगा कि इज़राइल, इनफैक्ट पूरा का पूरा वेस्ट एशिया इज़ अ डेजर्ट रीजन. तो वाटर स्कैरसिटी है पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ इज़राइल. और इज़राइल इज ऑल्सो जैसे इट इज़ अ वाटर स्कैर्स कंट्री, वहाँ पे वाटर की स्कैरसिटी है, और रेनफॉल वहाँ पे होती नहीं है कुछ खास. रेनफॉल थोड़ी बहुत होती भी है, दैट टू हैपन्स इन विंटर, बिकॉज एज यू ऑल नो इज़राइल ऑल्सो हैज़ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, एंड मेडिटेरियन रीजन में समर्स में बारिश नहीं होती है और विंटर में बारिश होती है. और विंटर में बारिश होने का मतलब ये कि बारिश की क्वांटिटी जो होगी कम होगी, क्योंकि विंटर्स में जब एयर की मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. सो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, तो बारिश कम होती है, और ओवरऑल इस कारण से ये जो रीजन है इज़राइल का, वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम रहता है. नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर काफ़ी कम है इज़राइल के पास. इनफैक्ट अगर मेजर नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर देखा जाए तो वो बस एक ही है, एंड दैट इज़ दिस लेक किनेरेट. आप देखो ये लेक किनेरेट, दैट इज़ एसोसिएटेड विद सी ऑफ गैलिली. यहाँ पे सी ऑफ गैलिली जो सीरिया और इज़राइल के बॉर्डर रीजन में पड़ता है, और उसी से एसोसिएटेड है ये लेक किनेरेट, दैट इज़ वन एंड ओनली मेजर सप्लायर ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्स फॉर इज़राइल. तो पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि इज़राइल इज़ ए वाटर स्कैर्स कंट्री, और इस कारण से इज़राइल ज़्यादातर डिपेंड करता है ऑन डीसैलिनेशन प्रोसेस, यानी कि जो मेडिटेरियन सी का पानी है उसको डीसैलिनेट किया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, और उस डीसैलिनेटेड वाटर को फिर पूरे इज़राइल में अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ ड्रिंकिंग एंड सैनिटेशन. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डीसैलिनेशन प्लांट लगाया इज़राइल ने. इस तरह के कई सारे डीसैलिनेशन प्लांट इज़राइल ने लगाए हैं कोस्टल रीजन में, और मेडिटेरियन सी के पानी को वहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू डीसैलिनेट किया जाता है, और फिर उससे अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है. अब जरा समझते हैं कि ईरान ने किया क्या था.
ईरान ट्राइड टू कंडक्ट ए साइबर अटैक ऑन इसराइल, जिसमें ईरान ने कोशिश की कि इसराइल के जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं इनके सॉफ्टवेयर को हैक कर लिया जाए थ्रू अ साइबर अटैक, और इनके सॉफ्टवेयर को हैक करके इसराइल के इन डीसैलिनेशन प्लांट का जो वाटर है उसके अंदर क्लोरीन कंटेंट को एक्सेसिवली इंक्रीज कर दिया जाए. सो दिस वाज द अटेम्प्ट मेड बाय ईरान to hack the software of desalination plants used by Israel, and after hacking it increase the level of chlorine in the water supply of Israel. और अगर क्लोरीन की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाती इन द वाटर सप्लाई ऑफ इसराइल तो इट कुड हैव सीरियसली इम्पैक्टेड ओवरऑल हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ इसराइल. इट कुड हैव इंटरप्टेड द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू आउट इसराइल. Nevertheless, ये जो अटेम्प्ट था ऑफ साइबर अटैक बाय ईरान ऑन इसराइल, दैट वाज नॉट सक्सेसफुल. इट वाज अवॉइडेड, इट वाज थ्वाटेड बाय इजरायली एजेंसीज. और इसके बाद इस अटेम्प्ट का, वैसे तो ये अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल रहा, ये अटेम्प्ट की ईरान ने, लेकिन इट वाज नॉट सक्सेसफुल. बस इस अटेम्प्ट का फिर फाइट बैक करने के लिए, काउंटर रिस्पॉन्स करने के लिए, देन इसराइल अटैक्ड ईरान, एंड इन दैट प्रोसेस इसराइल अटैक्ड वन ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफ ईरान, दैट इज़ नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी. अब इस पूरे डेवलपमेंट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं. देखो, जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर कोई सवाल आ जाए रिगार्डिंग इनस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, कि वेस्ट एशिया से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आ जाए, और वेस्ट एशिया अक्सर न्यूज़ में रहता है, तो वहाँ पे आप इस रिसेंट डेवलपमेंट को लिख सकते हैं. हाउ ईरान ट्राइड टू attack the desalination process of Israel and how then Israel counter-attacked on Iran by attacking its Natanz nuclear facility. उसके अलावा जीएस पेपर 3 में अगर साइबर सिक्योरिटी पे सवाल आ जाए तो भी आप इसको रिसेंट एग्जांपल की तरह यूज कर सकते हैं एज एन अटैक और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट टू सम अदर कंट्री. उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलिटिकल साइंस में, तो आप साइबर सिक्योरिटी को लिख ही सकते हैं एज अ रिसेंट डेवलपमेंट रिगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट. वहाँ पे भी आप इस एग्जांपल को लिख सकते हैं दैट हाउ ईरान tried to conduct a cyber attack on Israel and how Israel responded against this. The next article is taken from national segment. It is about private operators for running trains in India, and this topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ये प्राइवेट ट्रेन्स को ऑपरेट करने के पीछे किसका विजन है. सो आई मस्ट टेल यू, आपको एक बात जाननी चाहिए कि नीति आयोग ने इंडियन रेलवेज के साथ मिल करके एक विजन पेपर पब्लिश किया था इन जनवरी 2020, जिसका नाम था प्राइवेट पार्टिसिपेशन पैसेंजर ट्रेन्स, जिसके हिसाब से आने वाले 3-4 सालों में बाय 2023-24 इंडिया के अंदर कम से कम 150 प्राइवेट ट्रेन्स चलेंगे, खासकर बड़े शहरों के बीच में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता. And about 2,400 coaches should be used in private train, and there will be 16 coaches per train, and overall 16,000 crores of investment will come from private operators. तो ये प्लान, ये विजन नीति आयोग ने इंडियन रेलवे के साथ मिल करके भारत सरकार के सामने रखा. सरल शब्दों में, आने वाले 3-4 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑपरेटर्स को इनकरेज किया जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो अपनी अपनी ट्रेनें चलाएं. तो देखो, ये प्राइवेट ट्रेनें चलेंगी कैसे. ओवरऑल जो भी रिसोर्सेज हैं रेलवे का, जैसे ट्रैक्स हो गया या सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए या जो स्टाफ हो गए, वो सब रेलवे के ही होंगे, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट एजेंसी होगा. लेकिन इस ट्रैक के ऊपर जो ट्रेनें चलेंगी, बस वो ट्रेनें चलेंगी बाय सम प्राइवेट ऑपरेटर्स, कुछ ट्रेनें, नॉट ऑल. ओवरऑल अगर ये पूरा का पूरा विजन सक्सेसफुल हो भी जाता है, इम्प्लीमेंट हो भी जाता है बाय 2023-24, तब भी सिर्फ 5% ऐसी ट्रेनें होंगी जो प्राइवेट ऑपरेटेड होंगी. 95% ट्रेनें फिर भी रेलवे द्वारा ऑपरेटेड होंगी. बट सिर्फ ट्रेनें, आई होप यू द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ओनली द ट्रेन्स विल बी प्राइवेट. उसके अंदर का जो सर्विस होगा, चाहे कैटरिंग सर्विसेज या जो भी बेसिक सर्विसेज हैं, दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट कंपनी. बट ओवरऑल द रिसोर्सेज लाइक ट्रैक्स और द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द railway personals, all that will be provided by railway only. तो इस तरह का kind of public private partnership is being encouraged in railway sector according to vision paper published by Niti Aayog and Indian Railway.
और आपको एक बात और जाननी चाहिए दैट इट्स नॉट दैट पहली बार रेलवे प्राइवेट ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस करेगा. इनफैक्ट प्राइवेट ट्रेन हैज़ ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अक्टूबर 2018 जब दिल्ली से लखनऊ के लिए तेजस एक्सप्रेस चलाया गया था. दैट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट privately operated train. This Tejas Express is operated by IRCTC. अब IRCTC is a company that is होल्ड बाय इंडियन रेलवे. अब इंडियन रेलवे को होल्ड करती है भारत सरकार, लेकिन आईआरसीटीसी को होल्ड करती है इंडियन रेलवे. तो इस तरीके से वैसे तो इनडायरेक्टली आईआरसीटीसी को भी भारत सरकार ही होल्ड कर रही है, बट बाय टेक्निकल डेफिनेशन आईआरसीटीसी बिकम्स अ प्राइवेट कंपनी बिकॉज इट इज़ नॉट डायरेक्टली हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज़ हेल्ड बाय इंडियन रेलवे. और इस हिसाब से जब आईआरसीटीसी ने तेजस ट्रेन को चलाया, देन तेजस ट्रेन बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट privately operated trains. So private trains are already operating in India and that started way back in 2018. अब ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन को इंकरेज करने की बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू अ विजन पेपर पब्लिश्ड बाय नीति आयोग. अब जरा समझते हैं कि आखिर ये रिकमेंडेशन पहली बार कैसे आया एंड हाउ इट विल प्रोग्रेस इन फ्यूचर. किस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे ऑपरेशन, ट्रेन ऑपरेशन को प्रमोट किया जाएगा. फर्स्ट टाइम सच रिकमेंडेशन केम फ्रॉम विवेक देबरॉय कमेटी. तो विवेक देबरॉय कमेटी बनाई थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इन 2015 एंड अकॉर्डिंग टू दिस विवेक देबरॉय कमेटी that was constituted by Ministry of Railway in 2015, some of the major recommendations were liberalization but not privatization. इस बात का ध्यान रखेंगे और आपको इसको एज इट इज़ लिखना है अपने एग्जाम में, लिबरलाइजेशन बट नॉट प्राइवेटाइजेशन. तो विवेक देबरॉय कमेटी ने सजेस्ट किया कि रेलवेज़ का लिबरलाइजेशन करेंगे, मतलब उसमें ज़्यादा ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करेंगे, बट रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है. रेलवे का प्राइवेटाइजेशन मतलब जो इसके रिसोर्सेज हैं जैसे रेलवे ट्रैक्स या रेलवे पर्सनल्स, वो भी प्राइवेट प्लेयर्स रन करें, वो अलाउ नहीं करेंगे. बट येस, सम private operators who will run private trains should be encouraged. That is known by the name liberalization but not privatization. That was suggested by Vivek Debroy Committee in 2015. उसके अलावा दूसरा रिकमेंडेशन दिया था विवेक देबरॉय कमेटी ने, दैट इस्टेब्लिश अ सेपरेट रेगुलेटर टू रेगुलेट प्राइवेट ट्रेन्स. तो जो भी प्राइवेट ट्रेन्स चलेंगी उनको रेगुलेट करने के लिए एक अलग से रेगुलेटर बनाई जानी चाहिए. एंड फॉलोइंग दिस रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय कमेटी, भारत सरकार ने नोटिफाई किया था इन लोकसभा इन फरवरी 2020 इसी साल दैट इट इज़ गोइंग टू एस्टैब्लिश रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी. दैट विल बी अ सेपरेट अथॉरिटी दैट हुज रोल विल बी टू रिकमेंड एंड एडवाइज गवर्नमेंट ऑन matters related to promoting competition between पब्लिक एंड प्राइवेट ट्रेन्स. तो ये रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी को नोटिफाई किया था भारत सरकार ने. अभी इसको पूरी तरह से सेटअप नहीं किया है, कोविड-19 के कारण अभी तक इसको फिर सेटअप नहीं कर पाए हैं. वैसे फरवरी में ही भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर इसका अनाउंसमेंट कर दिया था. एंड दिस रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विवेक देबरॉय कमेटी. तो ये दो मेजर रिकमेंडेशन थे, लिबरलाइजेशन बट नॉट प्राइवेटाइजेशन एंड सेटिंग अप ऑफ अ रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग प्राइवेट ऑपरेटर्स and promoting competition between private and public operators of trains. यानी कि इंडियन रेलवे और प्राइवेट ऑपरेटर्स के बीच में हेल्दी कंपटीशन प्रमोट कराना चाहिए. एंड दैट विल बी कंडक्टेड एंड दैट विल बी ओवरसीन बाय रेलवे डेवलपमेंट अथॉरिटी. अब जरा देखते हैं कि ये प्राइवेट ट्रेन्स को ऑपरेट करने से या प्राइवेट ट्रेन्स को इंकरेज करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग देयर आर फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ इनकरेजिंग प्राइवेट ऑपरेटर्स इन रेलवे सेक्टर. पहला, इट विल हेल्प इन इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू ट्रेन सर्विसेज एज फॉरेन प्लेयर्स विल ऑल्सो कम एंड दे विल ऑल्सो ऑपरेट. तो जब फॉरेन प्लेयर्स आएंगे तो दे विल ब्रिंग बेटर टेक्नोलॉजी एंड इन दैट वे ओवरऑल देयर विल बी अपग्रेडेशन ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई रेलवे and thus railway will provide world class experience to passengers and in this way there will be increased train services and will reduce demand and supply mismatch. अभी प्रॉब्लम क्या है, अगर आपको रेलवे से ट्रैवल करना है तो आपको 3 महीने पहले 4 महीने पहले टिकट निकालना होता है. रीजन बीइंग डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच, क्योंकि इतनी ट्रेनें नहीं हैं. बट व्हेन प्राइवेट प्लेयर्स विल बी प्रमोटेड देन दिस डिमांड सप्लाई विल बी मिसमैच विल बी फुलफिल्ड एंड देयर विल बी इंक्रीज इन ट्रेन सर्विसेज. उसके अलावा when private players will be encouraged then there will be more and more investment in railway sector or railway sector acts as a multiplier for Indian economy. ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे एंड सिमिलर आइडियाज़ वेयर पब्लिश्ड बाय प्लानिंग कमीशन ऑल्सो, कि अगर रेलवे के अंदर 1 रुपया इन्वेस्ट करती है भारत सरकार
तो ओवरऑल उसका 2.5 रुपीज़ बेनिफिट मिलता है इंडियन इकोनॉमी को। रेलवे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने से ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज होता है तो अपने आप बिजनेस को फ़ायदा मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बस आपको बता रहा हूँ, अगर रेलवे मान लो गाँव से अच्छे से कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी तो गाँव का किसान भी अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, मान लो वो टोमेटो उगाता है तो टोमेटो को ले जा करके शहरों में बेच सकता है, जिससे वो बेटर अर्निंग करके वापस शाम को अपने घर गाँव जा सकता है। तो इस तरीके से ओवरऑल GDP को ग्रोथ बेनिफिट मिलता है। सो दिस डेटा यू हैव टू कीप इन माइंड। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, ₹1 इन्वेस्टमेंट इन रेलवे लीड्स टू ओवरऑल 2.5 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी इन फॉर्म ऑफ GDP। सो इस तरीके से जब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनकरेज किया जाएगा इन रेलवे सेक्टर तो नेचुरली इट विल बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी, इट विल बेनिफिट ग्रोथ इन इंडियन GDP. The next article is taken from economy segment. It is about scheme to promote Indian apps, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. देखो, हाल फिलहाल में आप सबको पता है that government of India had banned 59 Chinese apps, और इन चाइनीज़ ऐप्स को अब बैन करने के बाद भारत सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर के एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अब इंडियन ऐप डेवलपर्स को सपोर्ट किया जाए ताकि वो वर्ल्ड क्लास बन पाए। चाइनीज़ ऐप को एक तरफ हमने बैन किया और अब इंडियन कंपनियां जो ऐप डेवलप करती हैं उनको प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव है अंडर दिस आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। एंड दिस प्रोग्राम विल बी रन जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन पार्टनरशिप विथ नीति आयोग। तो ज़रा देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। दिस प्रोग्राम विल रन इन 2 ट्रैक्स या 2 फेजेज। पहला फेज होगा जिसको ट्रैक 1 कहा है भारत सरकार ने, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तो आज से ये ट्रैक 1 स्टार्ट हो गया, फेज 1 स्टार्ट हो गया। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आइडेंटिफाई बेस्ट इंडियन ऐप डेवलपर्स हु हैव पोटेंशियल टू बिकम वर्ल्ड क्लास ऐप डेवलपर्स। तो जो भी हमारे देश की बेस्ट ऐप डेवलपर कंपनियां हैं, स्टार्टअप कंपनियां जिनके पास पोटेंशियल है, कैपेसिटी है कि वो दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के टॉप के ऐप डेवलपर्स के साथ compete कर पाएँ, चाइनीज़ ऐप्स के साथ जाकर के इंटरनेशनल लेवल पे compete कर पाएँ, उन सारे ऐप डेवलपर्स को, उन सारे स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको फिर कैश सपोर्ट दिया जाएगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा, ताकि उनको उनके स्केल को अपग्रेड किया जाए सो दैट दे कुड compete with international companies in the field of app development at global scale. And this phase will be completed in 1 month. And then phase 2 और track 2 will start, जहाँ पे ओवरऑल एक इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जहाँ पे छोटी छोटी कंपनियों को फिर आइडेंटिफाई किया जाएगा, इंडियन स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको इकोनॉमिक बेनिफिट दिया जाएगा, उनको बेटर आइडिया सपोर्ट दिए जाएंगे अंडर अटल इनोवेशन मिशन, ताकि धीरे धीरे वो लोग भी अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर पाएँ और सूनर और लेटर देयर शुड बी अ कंप्लीट इकोसिस्टम इन इंडिया वेयर मोर एंड मोर इंडियन ऐप्स आर कमिंग who could compete with Chinese और अमेरिकन ऐप डेवलपर्स। ऑफ कोर्स जो दूसरा फेज है ये टाइम टेकिंग फेज है, टाइम टेकिंग ट्रैक है, एंड इट विल रन फॉर लॉन्गर कोर्स ऑफ टाइम। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 503 to 505. Topic number 503 is no confidence motion. So no confidence motion is not mentioned in the Constitution. Such a motion is moved under Rule 198 of the Rules and Procedure. J.B. Kriplani moved the first ever no confidence motion in August 1963 against Nehru government after India-China war in 1962. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 504 is about Sesa Orchid Sanctuary. Sesa Orchid Sanctuary is located in Arunachal Pradesh. Sesa Orchid Sanctuary and Eagle Nest Wildlife Sanctuary are adjacent to Pakke Tiger Reserve on the opposite side of Kameng River. It was in news because a new highway project has been cleared through the Pakke Tiger Reserve, which is the India's easternmost tiger reserve situated in Arunachal Pradesh. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 505 is the International Security Assistance Force, ISAF. It was a NATO-led military mission in Afghanistan
established by the United Nations Security Council in December 2001 by resolution number 1386 as envisaged by the Bonn Agreement. Its main purpose was to train Afghan National Security Force and assist Afghanistan in rebuilding key government institutions, but was also engaged in war in Afghanistan from 2001 to 2014 against Taliban insurgency. सरल शब्दों में जब 2001 में फैसला लिया गया आफ्टर 9/11 अटैक ऑन यूएस, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला लिया कि दे हैव टू इंगेज इन अफ़गानिस्तान अगेंस्ट तालिबान एंड अलकायदा, उस टाइम में नेटो फोर्सेस ने एक मिलिट्री मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स, जिसका मेन पर्पस था कि अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है उसको ट्रेन किया जाए ताकि वो अलकायदा और तालिबान के साथ फाइट कर सके. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. This is the answer of question number 500 to 502 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by the students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.